हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस देखेंगे आज के लेक्चर्स में। तो उस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो भी चलेगा, बट लाइक ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। इसमें कोई चेंजेस नहीं है इस चैप्टर में। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफस्टाइल से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू द ह्यूमन। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक टेक्निक है, इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एंजाइम का के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, यूजफुल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए इसेंशियल है। इन दिस सेंस मेकिंग अ कर्ड्स, ब्रेड, वाइन विच आर all micro mediated process could be also through as a form of biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ह्यूमन के यूजफुल चीज के लिए या इसेंशियल लाइफस्टाइल के लिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसके थ्रू होता है, ये माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस है, ठीक है। माइक्रोब का यूज करके ये सारी चीज़ें का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन, ब्रेड का फॉर्मेशन, वाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। However, it is used in restricted sense today to refer such of those processes which use the genetically modified organism to achieve same on the large scales। तो जैसे हम लोग घर पे भी कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ब्रेड वगैरह का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट हमें इसको लार्ज स्केल में चाहिए, ठीक है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्केल में या लार्ज स्केल में हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक आल्सो इंक्लूड अंडर द टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में और भी प्रोसेस और भी टेक्निक इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी सिंथेसिस जीन एंड यूजिंग इट डेवलपिंग या DNA वैक्सीन और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन ऑल पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हम टेस्ट ट्यूब बेबी का जो फॉर्म बनते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से ही कंप्लीट होता है। और इसमें कोई जीन में म्यूटेशन आ गया या कोई डिजीज़ हो गई है, तो उसको DNA लेवल पे उसको करेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए उनकी वैक्सीन भी बनाई जा रही है, ठीक है। डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जा रहा है, ये सब अंडर दी बायोटेक्नोलॉजी आता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैव given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। The definition given EFB as follows। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB का फुल फॉर्मेशन क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसने बायोटेक्नोलॉजी में के लिए एक डेफिनेशन दिया, ठीक है। उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, ये ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसको मिला के ये प्रोसेस को कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा परदादा थे, जो यूज़ करते थे, जिस टेक्निक का यूज़ करते थे उसे ट्रेडिशनल, एंड आज के टाइम पे जो पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं अंडर दी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका कंबाइन प्रोसेस है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इसमें क्या 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 इंक्लूडेड है, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म,
सेल लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे, ये सारे यूज करके हम क्या करें, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और सर्विस दे रहे हैं ह्यूमन को। तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी हम ट्रेडिशनल व्यू से एक्चुअली हम कर रहे हैं, बट हमें लार्ज स्केल में वही प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जैसे कर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेड फॉर्मेशन, वाइन फॉर्मेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जो इम्प्लांटेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो किस पे अंडर है, सब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आ चुका है। अमंग मेनी टू आर कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो टेक्निक आई है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो जेनेटिक इंजीनियर में क्या करते हैं, हम डीएनए में ही चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, डीएनए में ही चेंजेस या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड चेंजेस द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो क्या करते हैं, हम कोई किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेते हैं और उनमें चेंजेस करते हैं और किसी दूसरे होस्ट में डाल देते हैं। जिस होस्ट में डाले उसका ही क्या हो जाएगा, उसका फिनोटिपिक जो पहले था उससे काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम किसी और का कहीं और से सोर्स ऑफ डीएनए या आरएनए लेते हैं और किसी और होस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, और जो होस्ट का कॉमन जनरल काम था वो न करके अब वो कुछ अलग वर्क करेगा, तो अलग देखने में भी उसका फिनोटिपिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, कंटामिनेशन ऑफ फ्री। तो बायो प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, जो कंटामिनेशन है, जो डर्टी मतलब ये हमें पता है डीएनए जब हम रिमूव करते हैं किसी भी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, जब डीएनए हम लाते हैं तो उसमें सिर्फ डीएनए नहीं होता, उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं। तो ये सब को मेंटेन का काम कौन करता है, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में। एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर माइक्रोब एंड यूकैरियोटिक cells in large quantity for manufacture of biotechnology product and like antibiotics, vaccines, enzymes। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम कोई भी किसी भी सोर्स से डीएनए लेकर आए, हम डिज़ायर मतलब जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके डिज़ायर में हम वो जीन लेकर आएंगे या सेल लेकर आएंगे और हम डाल देंगे न्यू होस्ट में, और हमें इससे क्या होगा, डिज़ायर प्रोडक्ट मिलेगा। डिज़ायर प्रोडक्ट जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स। तो ये क्या काम करता है, कंटामिनेशन नहीं होने देता, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वही डीएनए आता है। ठीक है, कोई अनदर प्रोडक्ट नहीं आता जिससे कुछ जो हम ना चाहें कुछ और प्रोडक्ट मिल जाए। तो वो डिज़ायरेबल जीन हमें क्रिएट करके देता है जिससे हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिले। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को एडवांस में पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में यू probably appreciate the advantage of sexual reproduction over the asexual reproduction. Of course we know what is the importance of sexual reproduction, what is the disadvantage of asexual reproduction। ठीक है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तुरंत हमारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, जो कि इसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की। तो फॉर्मर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू वेरिएशन एंड फार्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें पता है दो गैमेट का फ्यूज़न होता है। तो इससे क्या होता है, दो डिफरेंट पीपल से या इंडिविजुअल से हम क्या लिखते हैं, जीन्स लेते हैं और उनका फ्यूजन कराते हैं जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। तो हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन से क्या होता है, एक यूनिक
टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक यूनिक टाइप का इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन के लिए और उस ऑर्गेनिज्म बना या जो उससे बनने वाले पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अल्टीमेटली हम कह सकते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन के थ्रू एक यूनिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उनमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है अपने पेरेंट से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन preserve the genetic information while sexual reproduction permit the variation। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसा पेरेंट में था वैसे प्रोजनी में जा रहा है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं रहता, वो एज इट इज अपने पेरेंट की तरह होता है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंट जीन में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। तो हमने हमारे जो पारंपरिक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करा रहे थे, मतलब हमारे पूर्वज जो करते थे, हमारे दादा परदादा, वो क्या करते थे, ब्रीडिंग कराते थे एनिमल की ट्रेडिशनल पॉइंट से, ठीक है। नाउ वी डेवलप आवर थॉट्स एंड मूव टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक अ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, प्रोडक्शन कराएंगे एनिमल प्लांट का, ठीक है। वेरी ऑफ्टन लीड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद डिजायरेबल जीन। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का बैक क्या था, इसमें लैग क्या था, इसमें क्या ऐसी डिफेक्ट था जिसकी वजह से हमें न्यू मॉडर्न तरीके से लाने पड़े। तो उनमें क्या था कि अनडिजायरेबल जो जीन था, जो हमें ज़रूरत नहीं है, वो जीन भी आ जाता था और उसका भी क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। हमें नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट वो फिर भी आ जाता था, ठीक है। तो इससे हमारा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट था उसका क्या होता था, वो लॉस हो जाता था या बहुत लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो पाता था। तो नई टेक्निक लानी पड़ी जिससे हम डिजायर प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सके। टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डीएनए recombinant DNA, use of gene cloning, gene transfer, overcome these limitation and follow us to isolate, introduce only one or set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism। तो हम लोग जो नई टेक्निक आई है या बायोटेक्नोलॉजी है उनमें क्या करते हैं, उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन करते हैं। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र ओवरकम द लिमिटेशन। तो जीन की क्लोनिंग एंड जीन का ट्रांसफ़र करते हैं। जब रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया तो हम उनकी क्लोनिंग कराएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे होस्ट में और हमें लार्ज अमाउंट में डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक और अच्छा फ़ायदा है कि हमें डिज़ायरेबल जीन मिल जाता है, ठीक है। डिज़ायरेबल जीन ही जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वही जीन लेके हम अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं लार्ज अमाउंट में। तो ये सब एडवांटेज है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में सब चीज़ें ना थी, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप भी दे दिया है, इसको हम एडवांस पे पढ़ेंगे अभी। सबसे कम पहले क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, फिर इसको उसकी क्लोनिंग कराते हैं वेक्टर में, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट पे। ओके, हम ये चीज़ें आगे एडवांस में देखते हैं। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर इनटू द एलियन डीएनए। जो पीस ऑफ डीएनए है वो किस में डालते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। हाँ, तो इसी से तो हम क्या बनाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो कोई डीएनए हम किसी ऑर्गेनिज्म से पीस ऑफ डीएनए क्या किए, निकाले, इसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दिया तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भी डीएनए को डायरेक्ट होस्ट में डालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन उसका नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, ठीक है। वेक्टर जो होता है वो क्या करता है, वेक्टर से जुड़ता है हमारा ये
पीस ऑफ डीएनए और फिर वहाँ पे उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन उनका वहाँ पे होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं होगा. But when it is integrated into the genome of recipient, it may multiply and be inherited along the host DNA. तो क्या करते हैं हम लोग, जो डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म से लेकर आए और उसको हम क्या करें, उसको हम ऐसे रिसिपिएंट को दिए जो उसके क्रोमोसोम से एकदम इंटीग्रेट हो जाए, एकदम जुड़ जाए, लगे ना कि वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है या डिफरेंट डीएनए है. और तब जब इंटीग्रेशन हो जाएगा जिसके रिसिपिएंट के साथ ये डीएनए, इसके बाद वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा अलॉन्ग विथ होस्ट डीएनए. तो जिस ऑर्गेनिज्म में वो डीएनए डाले हैं वहाँ उसके डीएनए के साथ वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा. तो हमें अल्टीमेट सिर्फ हम डीएनए लाए और डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिए तो उससे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, उनका इंटीग्रेटेड होना चाहिए. वो जो डीएनए लाए जो रिसिपिएंट्स हैं उनसे एकदम इंटीग्रेट होनी चाहिए, ठीक है. दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट. तो जो डीएनए हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लाए वो और जो रिसिपिएंट है वो दोनों डीएनए इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाएं कि वो लगे कि वो किसी रिसिपिएंट का पार्ट ही है. वो जो डीएनए हमने लाया किसी और ऑर्गेनिज्म से वो पार्ट ही है रिसिपिएंट क्रोमोसोम्स का. जब वो ऐसा हो जाएगा, लगेगा, तभी वो क्या करेगा, एबिलिटी होगी रेप्लिकेशन की, ठीक है. इन द क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो जो जिसमें हम वो डीएनए डालने मतलब इनपुट करने वाले हैं तो उसका जो डीएनए होगा उसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. एक ऐसा रीजन होना चाहिए उसके डीएनए पे जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. और इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे हम जो डीएनए डिजायर डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म से लाए तो इसमें इनपुट करेंगे यही इसी पॉइंट पे, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. अब जब इसी पॉइंट पे हम डिजायर डीएनए को इनपुट करेंगे तो क्या होगा, रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा. देयरफॉर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए, जो डिजायर डीएनए जिस चीज़ को हमें प्रोडक्ट चाहिए तो वो वाला डीएनए हम लाए और उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है तो फिर हम उसको ला के किसी और ऑर्गेनिज्म में डालेंगे और जिस ऑर्गेनिज्म में डालेंगे वो जो डिजायर डीएनए है उसका क्रोमोसोम का पार्ट होना चाहिए. इस तरह से उनमें इंटीग्रेशन इस तरह से जुड़ना चाहिए, जॉइंट हो कि लगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसी का ही पार्ट, क्रोमोसोम का पार्ट है. इसके बाद ही हमें क्या देखने को मिलेगा, रेप्लिकेशन. और ये कहाँ पे जॉइंट होगा कि लगेगा कि ये पार्ट ही है क्रोमोसोम का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का. तो जिस ऑर्गेनिज्म में हम डालेंगे वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, वहीं पे हम अपना डिजायर्ड डीएनए जीन या डालेंगे तब वो लगेगा कि उसी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोमल पार्ट है तो क्या करेगा, उसके डीएनए के साथ ही क्या होगा, रेप्लिकेशन करेगा. दस एलियन डीएनए लिंक टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है. क्या बोला, डीएनए किससे लिंक होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. दिस एलियन डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट. और इसके बाद ही जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जॉइंट होगा उसके बाद ही क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है. दिस कैन बी कॉल्ड एज अ क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए. इसी को क्लोनिंग कहते हैं या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए. तो किसी भी डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये क्या हुआ, ये सारा जो प्रोसेस अभी हमने देखा ना, ये इसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ. पहले हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे और फिर इसके बाद हम डाल देंगे उसको होस्ट में रेप्लिकेशन के लिए. तो हम क्या करेंगे, डिजायर्ड डीएनए या जीन लेंगे, उसको ऐड करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमेशा कहाँ पे देखने को मिलता है, वेक्टर में. तो क्या, तो वेक्टर में हम डालेंगे. वेक्टर भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. जैसे हमारे में
अच्छा, इस पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे हमें मलेरिया होता है, तो हमें मलेरिया कैसे होता है? हमें मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो है एनाफिलीज, वो बाइट करती है, इसके बाद हमें क्या लगता है? मलेरिया हो गया। बट मलेरिया असल में हमें वो मॉस्किटो के वजह से नहीं हुआ, उसके द्वारा बाइट किए जाने पे जो हमारी ब्लड में इन क्या आ जाता है, इंटर कर जाता है, प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है हमें मलेरिया। तो जैसे मॉस्किटो एक एक क्या ऑर्गेनिज्म है, वो एज अ वेक्टर काम कर रहा है हमारे लिए, हमें मलेरिया के लिए। तो ऐसे ही इनमें भी होता है, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं, वेक्टर जो होता है, जो असल में वो ट्रांसफ़र करता है जीन को, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और जो डिज़ायर्ड डीएनए हम लाए, इसे यहीं पे आके क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा एज अ क्रोमोसोमल पार्ट का, इस ऑर्गेनिज्म में एज अ क्रोमोसोमल पार्ट लगेगा, और क्या होगा, उसका कई सारी क्लोनिंग होगी, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ आइडेंटिकल कॉपी बनेगी उस डीएनए की। और ये कहाँ पे होगा, ये ओरिजिन जैसे ही जॉइंट होगा, जैसे उसको हम होस्ट में डालेंगे, तब ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, मल्टीपल कॉपी, ठीक है। तो इसी को क्या बोले, यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जो वेक्टर है वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहाँ पे हम डिजायर्ड डीएनए जब डाल दिए, कटिंग करेंगे, कटिंग करके डीएनए जैसे ही डालेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए ऐसे बनता है, फिर रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालते हैं, ये सारी प्रोसेस है, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा ये हार्ड है, बट इफ़ यू ट्राई केयरफुली फोकस एंड, तो ये इजी हो जाएगा। लेट्स नाउ फोकस ऑन फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। सारा पॉइंट मैंने बता दिया है, अभी हम एनसीईआरटी को देखेंगे। तो construction of first recombinant DNA emerged from the possibility linking of gene encoding antibiotic resistance with native plasmid, that is साल्मोनेला टाइफूमेरियम। तो साल्मोनेला टाइफूमेरियम एक प्लाज्मिड है, मतलब ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर में हम डिजायरेबल जीन डालेंगे, और वो जो डिजायरेबल जीन है वो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। उस जीन को हम इस प्लाज्मिड, दैट इज साल्मोनेला टाइफूमेरियम में डालेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे हम क्या करेंगे, अपना डीएनए डिजायरेबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको होस्ट में डाल देंगे। तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किसने बताया था, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर 1972 में क्या किया, पहली बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट किया और उसे इनपुट किया प्लाज्मिड में उसका इंसर्शन किया, ठीक है। तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर जो थे 1972 में, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, डीएनए था, उसको डाल दिया प्लाज्मिड में, और इससे रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। द कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विथ डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड सीजर्स, या उसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो जो रॉबर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन ने, इन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है उसका मतलब बताया है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की कटिंग करते हैं, ठीक है। डीएनए की कटिंग को किससे करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हम डीएनए की कटिंग करेंगे, और जब डीएनए कटा हुआ डीएनए किस में डालेंगे, वेक्टर में डालेंगे, ठीक है। तो वेक्टर का जो डीएनए है वहाँ पे भी कटिंग करना पड़ेगा, तो वहाँ के भी कटिंग सेम एंजाइम ही लगेंगे, जो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम डिजायरेबल डीएनए लिए, उसकी कटिंग की है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर उसको हम वेक्टर में डालेंगे। वेक्टर में कैसे डालेंगे, तो उसका एक पार्ट या एक पीस ऑफ डीएनए रिमूव करेंगे वेक्टर का, वहाँ पे ही लाइगेट कर देंगे हम डिजायरेबल जीन। तो उसको भी कटिंग करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, ठीक है। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ
वेक्टर ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, तो इससे अटैच हुआ जो डीएनए है इसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, किस में ट्रांसफ़र करेगा, होस्ट में। यू प्रोबेबली नो द मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर ट्रांसफर द मेरिलियर पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या ट्रांसफ़र का काम कर रहा है ना, मॉस्किटो क्या काम कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, किसका, प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर रहा है ह्यूमन बॉडी में। तो सेम ऐसे ही हमारा जो वेक्टर है वो क्या काम करेगा, ट्रांसफ़र करेगा डिज़ायरेबल जीन इनटू द होस्ट। होस्ट में क्या करेगा, वो डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र करेगा। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो जो हम लोग डिजायरेबल जीन है डेट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, जब प्लाज्मिड से उसको हम क्या करेंगे, लिंक कराएंगे, तो वो कैसे लिंक होगा, उसका डीएनए लाइगेज के थ्रू। कटिंग होगा उसका, कट करेंगे किससे, कट उसका करेंगे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, और उनको जो ग्लू की तरह उसको जोड़ने का काम करेगा, जो ग्लू की तरह काम करेगा वो है डीएनए लाइगेज, ओके, विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर इंस। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जो वेक्टर डीएनए है, जहाँ पे मान लिया ये वेक्टर डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे कटिंग कराएगा, यहाँ पे कटिंग करा के यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए लाइगेज ला देगा, और इसके बाद जो डिजायरेबल जीन है वहाँ पे इसको अटैच करा देगा, पूरी तरह वो फिर से क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। इससे रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो था उनमें क्या कर, इन विट्रो हम क्या करते हैं कि हम नया क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेट करने लगते हैं, ठीक है, और ये कैसे हुआ, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुए, इसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और फिर इस डीएनए को, रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे एक होस्ट में, जैसे इशर्चिया कोलाई। इशर्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। इट कुड बी रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। तो इशर्चिया कोलाई में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए डाल देंगे, और इस न्यू होस्ट में इशर्चिया कोलाई में क्या करेगा, वो रिकम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई कर लेगा, उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेगा। तो इस ability to multiple copy of antibiotic resistant gene in Escherichia coli called cloning of antibiotic resistant genes। तो इसे कहते हैं क्लोनिंग। जब Escherichia coli में या होस्ट में रिकम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी बनाने लगेगा, तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग। यू कैन हेयर इन्फर देयर इज अ बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कुछ बेसिक स्टेप है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, जैसे पहले हम डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हमें जो डिजायरेबल जीन चाहिए, ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में डालेंगे, और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। फिर इसके बाद उसकी क्लोनिंग करा देंगे, उसको मेंटेन करेंगे, जो डीएनए हमने डाला है होस्ट में उसको मेंटेन करके रखेंगे और उसकी क्लोनिंग का फॉर्मेशन करेंगे। टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए की जो सिंथेसिस या फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या टूल्स यूजफुल हैं। नाउ वी नो फ्रॉम गोइंग discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools, that is restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and host organism। तो ये सारी चीज़ें की नीड रहती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग के लिए, डीएनए की कटिंग के लिए, और वेक्टर का रिस्ट्रिक्शन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे कटिंग के लिए ये एंजाइम चाहिए रहता है। पॉलीमरेज चेन, पॉलीमर मतलब फॉर्मेशन करने के लिए, लाइगेज फॉर लाइगेशन के लिए, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, एंड वेक्टर फॉर रेप्लिकेशन, एंड होस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, क्या क्या यूज़फुल हैं, ये सारी चीज़ें अब सब, ये जितने भी की टूल्स हैं, ये इसका हम अच्छे से यूज़फुल या क्या चीज़ें हैं उनमें, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम।
तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो 1963 में आया था, जिसमें इसमें 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्चेरिचिया कोलाई वेयर आइसोलेटेड। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है, वेक्टर है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वेक्टर जो एस्चेरिचिया कोलाई में देखने को मिलता है, वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन करता है, तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ को रोका जाता है। इसके लिए एंजाइम रहते हैं, 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसमें फर्स्ट एंजाइम जो है, one of these added methyl group or to the DNA while other to cut the DNA later are called restriction endonuclease। तो जो हमारा वेक्टर है वो होस्ट में क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। जीन का मल्टीप्लिकेशन वही होता है, तो मल्टीपल कॉपी या क्लोनिंग होता है। तो क्या होता है, तो उसको रोकने के लिए तो हमें जो दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, मिथाइल ग्रुप है वो ऐड कर देते हैं डीएनए पे, जिससे क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है। और लेटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और दूसरा जो होता है, डीएनए को हम कट कर देते हैं, ठीक है, उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो उसका जो एंजाइम जो कटिंग है वो कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंट टू whose functioning depend on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। तो पहली बात जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो था हिंड 2 जो है उसका फंक्शन डिपेंड करता है जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उस पर डिपेंड करता है। और ये 5 ईयर लेटर इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट हिंड 2 वॉज ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाई अ रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। तो हिंड 2 है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डीएनए की कटिंग करता है। तो डीएनए की कटिंग कहाँ करेगा, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे, ठीक है। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लगभग 10 तक इसके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉग्निशन कहाँ पे होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। तो 6 बेस पेयर पे रिकॉग्निशन होगा। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है, जैसे 5 to 3 डायरेक्शन में वो जो होगा बेसिस का, उसको अगर हम इस डायरेक्शन में लेकर आए 5 to 3 तो सेम होगा। तो वैसे जो बेस पेयर होते हैं उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। जैसे GGCC, तो यहाँ पे क्या होगा, GGCC, तो ये क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो कटिंग ऐसे ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे ही होगी एट द 6 बेस पेयर, ठीक है। तो इसके अलावा हिंड जो 2 है, टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzymes that have been isolated over 230 strain of bacteria, each of which recognize the different recognition sequence। तो सबके जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है अभी जो मैंने बताया, तो 5 to 3 डायरेक्शन में वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ से अगर 5 to लेके आएंगे तो यहाँ सेम होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस पे ही क्या होगी, डीएनए की कटिंग होगी, ठीक है। और सब पे अलग अलग हमें रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इस तरह से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले जो निकाले गए 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया ये एंजाइम्स, ठीक है। हिंड 2 के अलावा कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस एंड सेकेंड लेटर कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। तो जो डिज़ायर जीन हम जो लेते हैं, जो मतलब आइसोलेट करते हैं, तो वो कहाँ से आइसोलेट करते हैं, उस प्रोकैरियोटिक सेल के स्पीसीज और जीनस से हम नेमिंग रखेंगे, ठीक है। तो नेम जीनस
पहले जीनस फिर स्पीसीज, ठीक है, पहले जीनस फिर स्पीसीज, और किसका जीनस किसका स्पीसीज, जहाँ से हम डीएनए डिजायर्ड डीएनए ला रहे हैं, ठीक है, उस बेसिस पे उस एंजाइम का नाम लिखा जाएगा। जैसे इको R1 कम फ्रॉम द एस्चेरिचिया कोलाई RY13, तो ठीक है, तो ये इको जो होगा क्या होगा, ये स्पीसीज है, आर क्या है, आर इसका होगा, सॉरी, इको जो होगा ये जीनस होगा, आर जो होगा वो स्पीसीज होगा, और 1 जो है नंबर ऑफ डिस्कवरी, उस स्ट्रेन से कितना चौथा नंबर डिस्कवर किया गया, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई RY13 से ये निकाला गया, ठीक है। इन एस्चेरिचिया R1 आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, तो नेम ऑफ स्ट्रेन कौन सी बैक्टीरिया का जो नेम है स्पीसीज। रोमन नंबर ऑफ फॉलोइंग नेम्स इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेट फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और जो नंबर है वो क्या बता रहा है कि जो एंजाइम निकला उस बैक्टीरिया से, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, उसका कितने मतलब कितने सारे एंजाइम के बाद वो निकला। अगर मान लिया 10 एंजाइम तक ऑलरेडी डिस्कवरी हो जाएगी, तो 11 वाला जो डिस्कवरी होगा उसी बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, तो उसका नाम लिखेंगे 11, ठीक है, जो रोमन रिप्रेजेंट कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बिलोंग टू द लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम का न्यूक्लियस, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो उसका जो लार्जर क्लास है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, वेयर इंडोन्यूक्लियस मेक कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से कटिंग करता है, फ्रॉम द एंड, ठीक है, स्टैंड है, इसके इंड से क्या होगा, कटिंग करेगा, ठीक है। जबकि इंडोन्यूक्लियस कहाँ से कटिंग करेगा, ये डीएनए है तो इसके मिडल से कटिंग करेगा, ठीक है। तो ये कौन करेगा, इंडोन्यूक्लियस करेगा, स्पेसिफिक वो भी स्पेसिफिक पोजीशन। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फंक्शन ऑफ बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सिंक, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो क्या होता है वो लेंथ का इंस्पेक्टेशन भी करता है। वन इट फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इट विल फाइंड द डीएनए एंड कट द each of 2 strand of double stranded helix at the specific point in their sugar phosphate backbone। तो क्या बोला इसमें, रिस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस जो होता है पहली बार इस कटिंग कहाँ से करता है, वो डीएनए के साइड से नहीं, उसके मिडल पोर्शन से ही करता है, ठीक है। और कहाँ पे, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस से ही। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है मैंने अभी बताया। जब सीक्वेंस देखो जैसे ये हाल है, ऐसे को 5 to 3 ऐसे लेके गए, वापस से जब इसका 5 to 3 डायरेक्शन से इस तरह देखेंगे तो फिर भी वही है। तो ऐसे जो सीक्वेंस को वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वहाँ पे कटिंग करेगा। तो डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो उसका सिर्फ एक स्टैंड की ही कटिंग करता है, ठीक है, दोनों स्टैंड की कटिंग नहीं करता। कट ईच ऑफ द 2 स्टैंड ऑफ द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो बैकबोन होता है डीएनए का वो सुगर और फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है, उसके वहाँ से कटिंग करता है और सिर्फ एक स्टैंड पे, डीएनए के एक स्टैंड पे, वो भी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो क्या रिकॉग्नाइज करता है, वो कहाँ पे कटिंग करता है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे। तो वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड या जैसे मलयालम है, तो यहाँ से भी करेंगे तो मलयालम ही आएगा, ठीक है। आगे उसी पे दिया है एग्जाम्पल, इसलिए मैंने बता दिया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, देख जो कटिंग होता है अगर वेक्टर डीएनए के दोनों स्टैंड पे कटिंग होगी, ठीक है, और वहाँ कहाँ पे जीए और जीए पे कटिंग होगी, ठीक है। और ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, स्टिकी इन बन गए, यहाँ पे कटिंग होगी और यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन गया, ये स्टिकी इन बन गया और ये यहाँ पे आके लाइगेज हो जाएंगे, जॉइंट स्टिकी इन, और किसके थ्रू है, लाइगेज के थ्रू, और इस तरह से एक रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया।
ठीक है, समझ में आया? Do you know the palindromic are these are the group of letters that same word when read forward and backward direction. तो चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों साइड से ये सेम रीडिंग इसकी होगी, सेम मलयालम ही होगा. As against word of palindromic where the same word is read in both direction, palindromic in DNA sequence base pair read the same on the two stand when orientation will be same. तो इसमें क्या बोला, इसमें तो चाहे जिस भी डायरेक्शन में करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में, दोनों साइड से क्या होगा, सेम ही होगा. लेकिन जब हम डीएनए की कटिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा, हम जब ओरिएंटेशन सेम रखेंगे तभी रीडिंग सेम आएगी. रीड सेम कब आएगा, जब ओरिएंटेशन सेम होगी दोनों स्टैंड की. For example, following sequence read same on the two stand of 5-3 direction. This is true if 3 to read in 3 to 5 डायरेक्शन. जैसे देखो यहाँ पे ये है, ठीक है. फिर हम इसका रीडिंग 5 to 3 ये है, जी ए है, टी सी. फिर जब हम यहाँ से 5 फिर ओरिएंटेशन सेम करके आप 5 to 3 में पढ़े, अब फिर से हम 5 to 3 पढ़ेंगे तो हमें सेम रीडिंग मिलेगी. तो यही रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है. यहाँ पे जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यही जब देखता है तब वो कटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइड बट बिटवीन द सेम ऑफ टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्टैंड. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डीएनए को कट करता है कहाँ से, सेंटर से अवे, ठीक है. ये डायरेक्ट सेंटर में कटिंग नहीं करेगा, ठीक है, सेंटर में नहीं करेगा, सेंटर से अवे मतलब थोड़ा सा इंड की तरफ वो कटिंग करेगा, ठीक है. लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बट बिटवीन द सेम ऑफ टू बेसेस ऑन द अपोजिट है. तो सेम यहाँ से भी सेम बेसेस के बीच में, यहाँ पे जी ए की कटिंग, यहाँ पे भी उसी के बीच में कटिंग कर रहा है, ठीक है. दिस लीव्स द सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड. इससे क्या होगा, लास्ट में एक सिंगल स्टैंड, दो स्टैंड है, दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड क्या होगा, रिमूव कर दिया जाएगा और सिर्फ एक पोर्शन रह जाएगा. देयर इज अ ओवरहैंगिंग स्टेज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टिकी इन ऑन द ईच स्टैंड. दिस आर नेम सो बिकॉज दे हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री. तो यहाँ इससे जब कटिंग होगी तो क्या होगा, स्टिकी एंड मिलेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, स्टिकी एंड होगा और फिर वो क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे वेक्टर से. स्टिकीनेस ऑफ इन फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज. तो जो स्टिकी बॉन्ड बनता है इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए लाइगेज के थ्रू क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए का. रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो फॉर्म द रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स, रिकम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है. तो वही सारा काम है, रिकम्बिनेंट बनाना है तो हमें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस चाहिए. रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हम क्या करेंगे, इस फॉरेन का भी कटिंग करेंगे और यहाँ पे भी कटिंग करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम इसमें लाइगेट कर देंगे, ठीक है, लाइगेज एंजाइम के थ्रू. और फिर इसके बाद ये एज अ रिकम्बिनेंट डीएनए. अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए को हम इसेर्सिया कोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे या किसी भी होस्ट में डाल देंगे और फिर वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्लोनिंग देखने को मिलेगा. एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल्स ऐसे होने लगेंगे, ठीक है. इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, समझ में आया. When cut by the same restriction enzyme, resultant DNA fragment have a same kind of sticky in this can be joined together by using DNA ligase. जब हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए, वेक्टर को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, फॉरेन डीएनए को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, तो क्या बनेगा, स्टिकी एंड मिलेगा और डीएनए लाइगेज के थ्रू क्या होगी, उनको क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे. You may have realized that normally unless one cuts the vector and source of DNA with same enzymes, recombinant vector molecule cannot be created. अगर हम लोग सेम, इसमें बोला गया सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए जो
फॉरेन डीएनए है और वेक्टर डीएनए है, अगर दोनों को सेम एंजाइम से कटिंग कर दे तो क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं क्रिएट होगा। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन कुछ ऐसे स्टेप देखेंगे जिससे रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, हम फॉरेन डीएनए निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म से। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो डिजायर्ड डीएनए हमें चाहिए। कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हम डीएनए की कटिंग करेंगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के थ्रू। दिस फ्रैगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम डीएनए की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लेंगे तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसको कैसे सेपरेट करेंगे उस ऑर्गेनिज्म से, बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंस डीएनए फ्रैगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम मैट्रिक्स। तो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए निगेटिव चार्ज होता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या होगा, वो मूव करेगा टुवर्ड द एनोड की तरफ। ठीक है, तो एनोड की तरफ मूव करेंगे डीएनए क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है। नाउ दिस मोस्ट कॉमन यूज मैट्रिक्स इज अग्रोज जेल विच इज नेचर पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीविड्स। और फिर एक हम मैट्रिक्स यूज करेंगे दैट इज एगरोज। तो ये जो होगा ये कहाँ से निकाला जाता है, सीविड से निकाला जाता है। तो इसका यूज क्या करते हैं हम, डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड द एगरोज जेल। तो ये जो एगरोज जेल है इसका यूज हम करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए उसकी साइज के अकॉर्डिंग। और ये किसको इसमें हो देखने को मिलेगा, सीविंग इफेक्ट। ठीक है, एग्रोज जेल का यूज करके हम सीविंग इफेक्ट करेंगे और जिससे हम साइज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे डीएनए का। देखो जो स्मॉल साइज का है वो फास्टली मूव करेगा और जो लार्ज साइज का है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, स्लो मूवमेंट करेगा। तो डीएनए का मूवमेंट देखो स्मॉल से सबसे ज़्यादा मूवमेंट, जो लार्ज साइज के हैं वो देखो यहीं पे रह गए। तो इस तरह से मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, ये किसके थ्रू, एग्रोज जेल के थ्रू हुआ और इसे कहते हैं सीविंग इफेक्ट। तो डीएनए कहाँ मूव कर रहा है, एनोड की तरफ मूव कर रहा है। तो इससे हम क्या करें, डीएनए का सेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Separated DNA fragment can be visualized any after the staining DNA with compound from as a ethidium bromide followed by exposure to UV radiation। तो क्या हुआ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या किए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग किए जो हमें डिजायरेबल जीन है और फिर सीविंग इफेक्ट किया, एग्रोज जेल डाले और हमें फ्रैगमेंट डीएनए का मिल गया। अब इस जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है उसको हम विजुलाइज नहीं है हमारी नेकेड आई से, तो उसमें क्या करेंगे, हम स्टेनिंग करेंगे उस डीएनए का, किससे, एथिडियम ब्रोमाइड और डालेंगे और यूवी रेज उस पर एक्सपोज करेंगे। You can see the bright orange color band of DNA in ethidium bromide stain gel exposed to UV light। तो हमें क्या करा, ब्राइट कलर के जो बैंड दिखाई देंगे वो क्या होगा, हमारा डीएनए होगा। ये जो होगा इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से होता है। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड और जेल जो है ग्रोथ जेल और यूवी लाइट ये सारा डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑरेंज कलर का डीएनए का बैंड देखने को मिलेगा। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द ग्रोथ जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। तो अब जो डीएनए वो हमारी नेकेड आई से हम उनको देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग उनका कट करके क्या होगा, ग्रोथ जेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे और अब हमें डिजायरेबल डीएनए मिल चुका है। दिस स्टेप इज नोन एज अ इल्यूशन किसे कहते हैं, जब से जो बैंड ऑफ डीएनए को हम एग्रोज जेल से रिमूव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट अब इसको क्या करेंगे, प्योरीफाइड करेंगे एंड रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए अब हम उसको भेजेंगे वेक्टर के पास, उसको अब कटिंग लेके जाएंगे वेक्टर के पास। तो हमें डिजायरेबल डीएनए मिल चुका है, अब उसको हम लेके जाएंगे
वेक्टर के पास, ठीक है। वेक्टर के पास लेके जाके हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। यू नो द प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज है ये क्या है, वेक्टर हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो डिजायरेबल जीन है इसमें क्या करेंगे, लाइगेज करा देंगे। फिर ये जो बैक्टीरियोफेज है इनमें रेप्लिकेशन की ये जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड, इनमें कैपेसिटी होती है तो रेप्लिकेशन विद इन दी बैक्टीरिया जो होस्ट है, बैक्टीरिया किंदा जिस टर्शिया कोलाई में मान लिया हमने डाला, तो उसके अंदर ये जो प्लाज्मिड हैं और बैक्टीरियोफेज हैं इनमें कैपेसिटी होती है रेप्लिकेशन करने की, ठीक है। बैक्टीरियोफेज हैव हाई नंबर पर्सेस। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है वो बहुत ज़्यादा नंबर में, एक सेल्स में बहुत सारे रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। तो जब बैक्टीरियोफेज को एक बैक्टीरिया सेल में डालेंगे तो बहुत सारे कॉपी नंबर बनाएंगे ये बैक्टीरियोफेज। तो हम वेक्टर वही लेंगे जिसका कॉपी नंबर ज़्यादा बने, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज हुआ, प्लाज्मिड हुए, काफ़ी नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज में जो है वो जाएंगे, जैसे ही बैक्टीरियल के एक सेल में वो अपने बहुत सारे 15 से 100 कॉपी नंबर बना सकते हैं। सम प्लाज्मिड में हैव 1 or 2 कॉपीज वेयर अदर में हैव 15 to 100 कॉपी, ठीक है। 1000 कॉपी तक भी बना सकते हैं। देयर नंबर कैन बी इवन if we are able to link the alien piece of DNA with bacteriophage of plasmid, we can multiply the number of equal to the copy number of plasmid and bacteriophage। तो जितना प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज का नंबर है, कॉपी नंबर है, टू मल्टीप्लाई उतने नंबर में वो मल्टीप्लाई करेंगे डीएनए को, जो एलियन डीएनए है, ठीक है। उतने ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई होगा एलियन डीएनए, जितने कॉपी नंबर होंगे प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के डीएनए कॉपी करेंगे। Vector used at present engineer in such a way they help easy linking the foreign DNA and selection of recombinant from the non-recombinant। तो वेक्टर का यूज करके हम लोग जो जेनेटिक इंजीनियर हैं उनमें क्या करते हैं, वेक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए उस पर लाइगेट करते हैं और रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट। तो हम वेक्टर और फॉरेन डीएनए को लिंकिंग करेंगे तो हमें रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉलोइंग आर द फीचर रिक्वायर फॉर सिलेक्टिंग ऑफ क्लोनिंग इनटू द वेक्टर। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं नीचे जिसके वजह से क्या होगा, क्लोनिंग देखने मिलेगी इन वेक्टर्स में। तो कैसे होंगी वेक्टर्स में क्लोनिंग, कब होगी, जब फॉरेन डीएनए उससे लाइगेट होगा। तो ये सारे प्रोसेस होंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं सारी सब कुछ चीज़ें। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो दिस इज द सीक्वेंस वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एलियन पीस ऑफ डीएनए विल लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होता है, देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है वेक्टर में। कहाँ देखने को मिलता है, वेक्टर में। यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पॉइंट पर ही क्या होगा, हम एलियन पीस को एलियन पीस ऑफ डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक करेंगे एलियन डीएनए को। फिर वो जैसे ही वेक्टर को हम होस्ट में डालेंगे क्या होगा, उनका रेप्लिकेशन होगा वो फॉरेन डीएनए का। दिस सीक्वेंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जो है सीक्वेंस, ये क्या करता है, एक कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है कितना नंबर कॉपी बनेगा। तो वेक्टर में कॉपी नंबर डिसाइडेड होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बेसिस पे। इफ वन टू रिकवर मेनी कॉपी ऑफ टारगेट डीएनए शुड बी क्लोन इनटू द वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉपी चाहिए उस एलियन डीएनए का या डिज़ायर्ड डीएनए का, तो हम वही वेक्टर यूज करेंगे जिसमें ज़्यादा उसके ओरिजिन पे कॉपी नंबर हो, ठीक है। तो वहीं पे हम लाइगेट करेंगे,
अपना डिजायरेबल जीन। नेक्स्ट हम पॉइंट आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। इन एडिशन टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अलावा क्या सेलेक्टेबल मार्कर भी ज़रूरी है वेक्टर के लिए। वेक्टर रिक्वायर सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प आइडेंटिफाई एलिमेंटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली ट्रांसमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर से क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या बना देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट को क्या करते हैं, उनका ग्रोथ कराते हैं, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको क्या कहते हैं, उसका एलिमिनेशन करा देते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस अंडर द होस्ट बैक्टीरियम नॉर्मली gene encoding resistant to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, chemacycline act are considered useful selectable marker for E. coli. ठीक है, नॉर्मली ई कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। तो इसमें क्या बोला, जो नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया होती है, ई कोलाई क्या होस्ट है, ठीक है, तो जब रिकम्बिनेंट डीएनए इस ई कोलाई में आएगा तो क्या होगा, ये ई कोलाई जो है, क्या बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा इन एंटीबायोटिक्स का, एम्पेसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड केनामाइसिन के जो है रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिल रहा है, ये उसी में देखने को मिलेगा जिसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेक्टर डीएनए और के थ्रू हम पीस डीएनए को डालेंगे, पीस ऑफ डीएनए को डालेंगे बैक्टीरिया में, और क्या होगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा एंटीबायोटिक्स ऑफ एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, केमाइसिन। क्लोनिंग साइट। In order to link the alien DNA, vector need to have very few peripheral signals. क्लोनिक साइट क्या होता है, क्लोनिक साइट क्या होगा, तो रिकॉग्निशन साइट जो होता है, तो एलियन डीएनए क्या होगा, कहाँ पे लिंक करो होगा, क्लोनिक साइट पे लिंक होगा, वेक्टर को के क्लोनिक साइट पे ही क्या होगा, लिंक होगा, और वहाँ पे होगा रिकॉग्निशन साइट फॉर यूज टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कटिंग होगा, वहाँ पे ही क्लोनिंग हो जाएगा। ठीक है, एलियन डीएनए का। Presence of more than one recognition site within the vector will generate the several fragments which complicate the gene cloning. अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट है तो क्या होगा, हर जगह कटिंग हो जाएगी। एक वेक्टर है, उसका यहाँ भी कट करो, यहाँ भी कट करो, यहाँ भी कट करो, तो क्या हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्लोनिंग की चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, तो क्लोनिंग वगैरह नहीं हो पाएगी जिनकी। तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए कैरिड आउट बाय द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसेस। तो एलियन डीएनए जो हम वेक्टर में डालने वाले हैं वो कैसा, उसके पास क्या होगा, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा जो जाके जो वेक्टर डीएनए पे, वेक्टर पे जाके वहाँ पे लाइगेज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन लाइगेट फॉरेन डीएनए एट BAMH वन साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इज इन वेक्टर PBR 320। तो ये जो PBR 322 क्या होता है, ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। यहाँ पे क्या हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइट होता है रिकॉग्निशन साइट, दैट इज BMH वन साइट, यहाँ पे BMH वन साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक पाया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो BMH1 है वहाँ पे क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, लाइगेज कर देंगे। ठीक है, यू कैन लाइगेट फॉरेन डीएनए, तो यही पॉइंट यहाँ पे बोला है, और वो वेक्टर जो है ये है, या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, वेक्टर PBR 320
ये जो है वेक्टर है, नॉट होस्ट। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट वन बाय द प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्म ऑन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो जब रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होगा तो हम BMH जो होता है वन साइड पे, वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है, ठीक है, वेक्टर में। तो हम अब जब हम इस वेक्टर को रिकम्बिनेंट DNA या रिकम्बिनेंट बनाएंगे तो उस क्या करेंगे, हम इस टेट्रासाइक्लिन पे क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे हम एक फॉरेन DNA डाल देंगे, ठीक है, इंटर करा देंगे। तो क्या होगा, it can be selected out from the non-recombinant one by the plating the transformat on the tetracycline medium। तो इसमें एक ही पॉइंट बोला कि अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन के जगह पे कोई फॉरेन DNA डाल दिए तो क्या हो जाएगा, वो रिकम्बिनेंट हो जाएगा। तो नॉन रिकम्बिनेंट से तो अलग हो गया, जो नॉन रिकम्बिनेंट होगा उसके पास दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होंगे, टेट्रासाइक्लिन एंड MP। देखो यहाँ पे, ये मैं उससे पहले यहाँ पे देखो ये PBR ये वेक्टर है, यहाँ पे दो साइड है BMH1 एंड एम्पिसिलिन, दो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों भी है। जब हम ये क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट है। जैसे ही रिकम्बिनेंट किसे कहते हैं, जब हम कोई फॉरेन DNA डालते हैं। तो फॉरेन DNA हम कहाँ डालेंगे, इस टेट्रासाइक्लिन पे मान लिया हमने डाल दिया। तो अब ये क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा अब क्या होगा, इसमें ये रिकम्बिनेंट तो हो गया, ये वेक्टर क्या होगा, रिकम्बिनेंट हो गया। लेकिन अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो लॉस कर दिया, क्योंकि इसको रिमूव करके ही तो हमने फॉरेन DNA डाला। तो ये क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन की वजह से हमें क्या मिलेगा, रिकम्बिनेशन सेलेक्टेड करेंगे। और एम्पिसिलिन जो होगा, एम्पिसिलिन यहाँ पे फिर भी प्रेजेंट है, एक रिकम्बिनेंट DNA बनाया हमने टेट्रासाइक्लिन को रिमूव करके, लेकिन यहाँ पे एम्पिसिलिन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब हम एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे तो क्या करेगा, जो ये जो रिकम्बिनेंट DNA है, ये क्या करेगा, ये जो वेक्टर है ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट कर देगा। मतलब ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा अब किसी भी होस्ट में जाके। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो टेट्रासाइक्लिन है वो सिलेक्ट करेगा रिकम्बिनेशन को, और एम्पिसिलिन जो है सिलेक्शन करेगा ट्रांसफॉर्मेशन को। पूरा पॉइंट वही लिखा हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जो फॉरेन जो डिजायरेबल जीन है वो होस्ट में क्या हो, रेप्लिकेट कर जाए, उसकी क्लोनिंग हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव करेगा, ये क्या होगा, ये होस्ट में देखने को मिलेगा, जबकि ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना डिजायरेबल जीन डाल दिया है। पूरा लाइन यही दिया हुआ है कि जैसे ही हम रिकम्बिनेंट बनाते हैं तो क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन लूज कर जाएगा, क्योंकि हमने फॉरेन DNA डाल दिया टेट्रासाइक्लिन के प्लेस पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे क्या बना, सेलेक्ट किया रिकम्बिनेंट को फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट। तो नॉन रिकम्बिनेंट के पास तो दोनों था, अब जो रिकम्बिनेंट है उसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा, ठीक है। बट by the plating the transformant on the tetracycline containing medium, जब हम लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालेंगे, क्या होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोइंग एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम देन ट्रांसफर अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो जब ट्रांसफॉर्मेंट को हम एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा, और टेट्रासाइक्लिन में क्या करेंगे, नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है, जो ट्रांसफॉर्मेंट है, वो क्या होंगे, एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन है वहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन, जो रिकम्बिनेंट हमने बनाया वो एम्पिसिलिन में क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा, बट नॉट ऑन दैट टेट्रासाइक्लिन में क्या करेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो रिकम्बिनेंट। बट नॉन रिकम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। अब नॉन रिकम्बिनेंट है मतलब उसके पास दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन भी है एंड एम्पिसिलिन भी है। तो इसमें कोई भी मीडियम में डालो वो दोनों में ग्रो कर जाएगा, ठीक है।
इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज हेल्प इन सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट। तो कौन एंटीबायोटिक ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करेगा, वो है टेट्रासाइक्लिन। और जबकि अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ। तो जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन डीएनए आया, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंटर ऑफ एलियन डीएनए हेल्प इन। इससे क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन हुआ। तो टेट्रासाइक्लिन रिकम्बिनेंट डीएनए का रिकम्बिनेंट का सिलेक्शन करेगा एंड ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन करेगा एम्पेसिलिन। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having two different antibiotics। तो रिकम्बिनेंट का जो सिलेक्शन है वो उस सिलेक्शन में क्या होगा, इनएक्टिवेशन हुआ है एक एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, तो इससे हाँ हम फिर ये काफ़ी कम्बरसम, बहुत ज़्यादा बोझिल प्रोसेस है। ठीक है, कि एक प्लेट में ये रखो, दूसरे प्लेट में एक प्लेट में टेट्रासाइक्लिन, दूसरा एम्पेसिलिन, फिर इसके बाद फॉरेन डीएनए डालो, फिर इसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए बना, तो उसमें फिर इसको इसमें ग्रो कराओ, फिर इसमें ग्रो कराओ, तो फिर हमें सिलेक्शन होगा रिकम्बिनेंट का। तो ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसीजर है। ठीक है, काफ़ी बोझिल प्रोसेस है। तो हम इसे क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम दूसरा मेथड लाए। तो दूसरा मेथड क्या आया, देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड ड्यू टू द डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट फ्रॉम रिकम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट है या नॉन रिकम्बिनेंट है ये पता कर लेंगे। किस बेसिस पे, उसके कलर पे। अगर कलर के बेसिस पर कलर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इन द रिकम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोज। दिस रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन ऑफ जीन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम विच इज रेफर टू इंसर्शन ऑफ इंटर इनएक्टिवेशन। तो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम जो है, यहाँ पे ही क्या करेंगे, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्यों इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे क्या इंसर्ट करेंगे, हम अपना फॉरेन डीएनए या डिजायरेबल डीएनए इसमें डाल देंगे, जिसको कहेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो जो फॉरेन डीएनए डालेंगे इसी साइड पे डाल देंगे और इसका इंसर्शन ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। Presence of chromogenic substrate give blue color if plasmid in the bacteria does not have insert। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड है, ये क्या करता है, कलर का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंसर्शन नहीं हुआ होता तो क्या होता, फॉरेन डीएनए का सिलेक्शन इंसर्शन नहीं हुआ होता तो कलर प्रोड्यूस होता, जो कि इसका इंसर्शन हो गया और ये एंजाइम अभी इनएक्टिवेट हो गया, तो अब कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रेजेंस ऑफ इंसर्शन रिजल्ट इंसर्शन एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिस एंजाइम एंड कोलेजन डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। तो यही तो कलर प्रोड्यूस कर रहा था, अब ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि इसे हमने इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो इससे हम रिकम्बिनेंट है या नहीं रिकम्बिनेंट है पता चल गया। अगर कलर प्रोड्यूस किया तो ये नॉट रिकम्बिनेंट, अगर कलर प्रोड्यूस अगर कलर प्रोड्यूस किया तो ये नॉन रिकम्बिनेंट, अगर कलर नहीं प्रोड्यूस किया क्योंकि इंसर्शन हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया, तो क्या होगा, कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड, तो वेक्टर का यूज करके हम उस जीन की क्लोनिंग करते हैं प्लांट और एनिमल में। ठीक है, होस्ट, तो इसमें होस्ट कौन लिया है, प्लांट और एनिमल लिए हैं। यू मे हैव सरप्राइज दैट वी हैव लर्न द लेसन ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू द प्लांट एनिमल फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वाइसेस which have known for these ages how to deliver gene to transform eukaryotic cells, force them to do what the bacteria and viruses want। तो हम लोग क्या किए, हम लोग जीन का ट्रांसफ़र किए प्लांट एंड एनिमल में। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस से हमने जीन या डीएनए निकाला और डाल दिया प्लांट और एनिमल में। तो हम लोग क्या फोर्स कर रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो प्लांट एनिमल क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनको हम फोर्स कर रहे हैं कि ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे प्रोडक्शन करते हैं जीन का, इस तरह से ये प्लांट में ही उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो उस जीन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसन a pathogen of dicot plant is able to deliver piece of DNA as a tDNA
to transform normal plant cell into the tumor and direct these tumors to produce the number of chemical required by the pathogens. तो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिसेंस एक ऐसा पैथोजन है जो डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, ये जो है ये क्या है, ये एक वेक्टर है। ये क्या करता है, ऐसा डीएनए देता है, ये एक टीडीएनए देता है और जिसे क्या करता है, टीडीएनए ट्रांसफॉर्म करता है होल प्लांट में, और प्लांट में क्या कर देता है, प्लांट का जो नॉर्मल सेल्स है अब वो क्या है, ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि अब उनमें क्या आ गए, टीडीएनए आ गए थ्रू दी वेक्टर दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिसिएंस। इसी तरह प्रोसेस है प्लांट में भी देखने को मिलता है, और सॉरी एनिमल में भी देखने को मिलता है। जो रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस इन प्लांट हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल। जैसे हमारे में कैंसर सेल्स, नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल में कब कन्वर्ट होता है, जो रिट्रोवायरस है वो रेप्लिकेशन होता है एनिमल में, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय द पैथोजन इन देयर इक्वेटरी होस्ट हैव generated knowledge to transform these tools of pathogen into the useful vector for delivering gene of interest to human। तो ये जो इसमें ये रिट्रोवायरस जो है इसको हम यूज करेंगे एज अ वेक्टर, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे एज अ वेक्टर। तो ये जो हम पैथोजन क्रिएट कर रहा है एनिमल में, उसका वो जीन रिमूव करके हम अपना इंटरेस्ट ऑफ जीन, जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है उसको डालेंगे, डिलीवरिंग है जीन बाय, ठीक है। तो हम अपना डिज़ायरेबल जीन इस रिट्रोवायरस में डालेंगे और ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन कर जाएगा, ठीक है, और इससे हमें क्या होगा, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा, नॉट कि वो हार्म करेगा एनिमल को, ठीक है। यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म द टूल्स ऑफ पैथोजन इनटू द यूजफुल वेक्टर। तो इसको जो रिट्रोवायरस इसको यूजफुल वेक्टर की तरह यूज किए और डिलीवर किए जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द ह्यूमन। हमें जो जीन की ज़रूरत है अपने उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें चेंजेस कर रिकम्बिनेंट बना देंगे हम वायरस को। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिसिएंस हैव नाउ बी मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। तो जो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिसिएंस एक वेक्टर है जो टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, क्या करता है ये, क्या नाउ हैव बी मॉडिफाइड इनटू द, एक वेक्टर की तरह यूज होता है, अब ये पैथोजन की तरह नहीं यूज होता, ठीक है। अभी इसको हम इससे यूज करके हम अपना डिज़ायरेबल जीन डिलीवर करते हैं प्लांट में, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिसिएंस के थ्रू, ठीक है। ये बहुत अच्छा हुआ ना, इनका यूज हम क्यों किए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने इंटरेस्ट, हमारा काम क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर मिलना चाहिए कम टाइम में, तो हम अपना रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे इन वेक्टर का यूज करके और डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे। Similarly, retrovirus have been disarmed and now used to deliver a desirable gene to the, तो हमें जो डिज़ायरेबल जीन चाहिए वो मिलता है इस रिट्रोवायरस का यूज करके। ये लोग कैसा, जो ट्यूमेफिरस एग्रोबैक्टीरियम है और रिट्रोवायरस, इसका यूज एज अ वेक्टर किया जा रहा है। सो वंस जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन लाइगेट इनटू द वेक्टर, एक बार हम जो इंटरेस्ट ऑफ जो हमारा जीन है वो वेक्टर में लाइगेट करेंगे और उसको बैक्टीरिया में डाल देंगे और उनका मल्टीप्लाइकेशन होने को देखने को मिलेगा उस जीन का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देते हैं कंपिटेंट होस्ट। होस्ट को हम इस तरह से बनाएंगे कि वो क्या करे, रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म हो सके, जिससे रिकम्बिनेंट डीएनए क्या हो, वो जो हमें डिज़ायरेबल जीन है वो प्रोड्यूस हो सके होस्ट में, वो ले रिकम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है। वाई डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए एक हमें पता है कि डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से पास करने के लिए क्या होना चाहिए, लिपिड सॉल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू बैक्टीरिया
फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड। तो हमें होस्ट को कॉम्पिटेट बनाना है जिससे वो प्लाज्मिड को या रिकम्बिनेंट डीएनए को इनटेक कर ले। ठीक है, बैक्टीरिया सेल्स मस्ट फर्स्ट टू मेक कॉम्पिटेट टेक अप द डीएनए। तो हमें कॉम्पिटेट बनाना है जिससे बैक्टीरिया सेल्स में रिकम्बिनेंट डीएनए कॉम्पिटेट हो जाए। दिस इज द डन बाय ट्रीटिंग देम विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ divalent cation such as calcium, which increase the efficiency with which DNA enter the bacterium through the pores। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले होस्ट जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम जो डाइवेलेंट कैटायन है उसका हम क्या करेंगे, वो हम यूज करेंगे। उसके एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के डालने पे क्या होगा, यूज करने के बाद क्या होगा, जो होस्ट है वो क्या करेगा, होस्ट में क्या होगा, वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो तुरंत इंटर कर जाएगा। कैसे इंटर कर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया में आ जाएंगे पोर्स। बैक्टीरिया के सेल वॉल में अब पोर्स आ गए, तो अब जो डिजायरेबल जीन है या रिकम्बिनेंट जीन है वो आ जाएगा बैक्टीरिया में थ्रू दी कैटायन that is calcium. Recombinant DNA can then force into the such a cell by incubating cell with recombinant DNA on ice। फिर जब recombinant DNA होस्ट में आ गए तो उसको क्या करेंगे, अब उसको फोर्सफुली क्या करेंगे, उसको हम आइस पे रखेंगे। फिर इसके बाद फिर से उसको हीट देंगे 42 डिग्री एंड सेल्सियस, और फिर इसके बाद फिर से उसको आइस पे रखेंगे। ठीक है, और जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया पूरी तरह रिकम्बिनेंट डीएनए को ले आ जाएगा। तो बैक्टीरिया में पूरी तरह से जो रिकम्बिनेंट डीएनए में इंसर्ट कर जाए, रिकम्बिनेंट डीएनए पूरी तरह बैक्टीरिया में इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कैल्शियम डालेंगे जिससे बैक्टीरिया के सेल वॉल पे पोर्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उनको आइस पे रखेंगे, फिर इसके बाद हीट देंगे 42 डिग्री का, फिर आइस पे रखेंगे, और जिससे पूरे क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए चला जाएगा बैक्टीरिया में। नाउ दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन रिकम्बिनेंट। तो सिर्फ यही एक मेथड नहीं है कि जिसके थ्रू हम जो डिजायरेबल जीन है होस्ट में डालें, और भी बहुत सारे मेथड्स, जैसे एक माइक्रो इंजेक्शन है। इसमें क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल में, न्यूक्लियस होस्ट सेल में, और ये किसमें, एनिमल में। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल में ही यूज होता है। ठीक है, अनदर मेथड जो होता है वो प्लांट के लिए, वो उसमें क्या करते हैं, बोम्बार्ड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्डन एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए मेथड नोन एज बॉलिस्टिक एंड जीन गन्स। तो एक दूसरा मेथड है जिसको बॉलिस्टिक एंड जीन गन कहते हैं। उसमें क्या होगा, जो गोल्ड या टंगस्टन उसके साथ क्या होगा, डीएनए रहेगा, और उसको बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे क्या करेंगे, प्लांट में उसका बौछार कराएंगे, बोम्बार्ड करेंगे, जिससे क्या होगा, इस मेथड को हम बोलते हैं बॉलिस्टिक या गन मेथड। ये सिर्फ प्लांट में यूज होता है, जैसे माइक्रो इंजेक्शन एनिमल में यूज होता है, और ये बॉलिस्टिक या जीन गन ये प्लांट में यूज होता है ये मेथड। तो क्या होगा, अल्टीमेटली चला जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट प्लांट सेल में चला जाएगा। एंड लास्ट मेथड यूज डिस्टार्म पैथोजन वेक्टर्स which when allowed infected the cell and transfer the recombinant DNA into the host। तो इसमें क्या होता है, डिसआर्म पैथोजन, इसमें क्या करेगा, ये जो पैथोजन है वो इन्फेक्ट करेगा सेल को और ट्रांसफ़र हो जाएगा होस्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी वो क्या थी, वो मेथड थी टू क्रिएट दी टू कंस्ट्रक्ट दी रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट सेल्स। अब प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, सच एज स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो पहले क्या करते हैं,
रिकम्बिनेंट डीएनए में पहले हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर इसका फ्रैगमेंट करते हैं, उसको कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के थ्रू। फिर इसके बाद डिजायरेबल जो डीएनए है वही लेंगे और हम लोग डाल देंगे वेक्टर्स में, और फिर इस वेक्टर को डालेंगे किस में, होस्ट सेल्स में। कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करें, डिजायरेबल प्रोडक्ट का भी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर उसका फ्रैगमेंट्स रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट करके निकालेंगे, और फिर उसको हम डाल देंगे वेक्टर्स में, और वेक्टर को फिर ट्रांसफ़र कर देंगे होस्ट में, और होस्ट को ग्रो करेंगे जिससे वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन दे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो सारी स्टेप्स अभी हमने रिकम्बिनेंट प्रोसेस के पढ़े, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, डीएनए को आइसोलेट करना है। रिकॉल द न्यूक्लियस एसिड जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल था सभी ऑर्गेनिज्म में विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, वह डीएनए या आरएनए। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। इन ऑर्डर तो क्या करते हैं, और कुछ में आरएनए होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, और नीड टू बी प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम द अदर माइक्रो मॉलिक्यूल। तो हमें इसके बाद इसको जैसे ही हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से निकालें, इसके बाद इसको प्योर करेंगे, प्योर फॉर्म में चाहिए हमें। तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स वगैरह, वो सब जो होंगे उसको हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, तो डीएनए ही चाहिए प्योर फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides, lipids। तो एक सेल में हमें पता है कि डीएनए होता है, डीएनए के साथ आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, लिपिड्स, ये सब भी होती हैं। तो हमें प्योर डीएनए ही चाहिए, क्योंकि उसी का ही हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, उसी के ही वही हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग। तो इस क्या करेंगे, अब ये सारी चीज़ें भी हैं तो हम उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं इनका डाइजेशन करा लेंगे। बाद में बचेगा कौन, डीएनए। सबका डाइजेशन करने के लिए सबका एंजाइम चाहिए। तो बैक्टीरिया सेल्स या प्लांट्स है या एनिमल्स, कोई भी अगर हमने लिया है एज अ प्लाज्मिड या जो भी है एज अ बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, तो उसमें से क्या करेंगे, उस सेल में उसमें से जो भी सोर्स हमने लिया है उसमें से क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया है सोर्स फॉर डीएनए तो लाइसोजाइम्स यूज करेंगे, प्लांट है तो सेलुलोज यूज करेंगे, एंड फंगस है तो काइटिनेज यूज करेंगे। ठीक है, you know the genes are located on the long molecule of DNA intertwined with proteins such as histones। तो जो जीन्स होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो डीएनए है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या प्रोटीन जो होंगे वो हिस्टोन प्रोटीन होंगे, और काफ़ी एक दूसरे से इंटरवाइंड होंगे एक दूसरे से। आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट। तो अभी अगर बैक्टीरिया तो लाइसोजाइम्स, प्लांट है तो सेल्यूलेज, एंड काइटिनेज है, फंगस है तो काइटिनेज, इससे सेल बस्ट करेंगे। फिर उसमें से क्या निकलेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर हमें आरएनए उस सेल में से हम आरएनए को रिमूव करेंगे बाय द राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन को रिमूव करेंगे बाय द प्रोटीएज, एंड अदर मॉलिक्यूल को भी रिमूव करेंगे बाय, ठीक है, अदर एंजाइम के थ्रू। फिर इसके बाद हमें प्यूरिफाइड डीएनए मिल जाएगा, और उसको प्रेसिपिटेट, जो डीएनए मिला उसको प्रेसिपिटेट करेंगे आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। तो जो डीएनए प्योर डीएनए मिला उसको हम क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल में प्रेसिपिटेट कर लेंगे। दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ थ्रेड इन द सस्पेंशन। ये हमें एक थ्रेड के फॉर्म में दिखेगा। देखो यहाँ पे डीएनए कैन सेपरेट आउट रिमूव्ड बाय द स्पूल्स। अब हम क्या किए, हम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से हम डीएनए निकाल लिए, हमारा डिजायरेबल डीएनए मिल गया। अब हम डीएनए कटिंग डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन।
अब आगे के प्रोसेस को देखेंगे रिकम्बिनेंट का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेशन आर परफॉर्म बाय द इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर स्पेसिफिक एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट होगा, डाइजेशन होगा। किस चीज़ का डाइजेशन होगा, इसमें बोला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कंप्लीट हुआ और हमें प्यूरिफाइड डीएनए मिल गया, ठीक है, प्यूरिफाइड डीएनए मिल गया बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है जो कटिंग करेगा। फिर इसमें क्या करेंगे, एग्रोथ जेल डालेंगे, फिर हम लोग इथेनॉल डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, सब इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह देखेंगे, स्विमिंग इफेक्ट देखेंगे, वो सारी चीज़ें देख के आए हैं। और फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के थ्रू क्या होगा, ग्रोथ इसका रोक दिया जाएगा। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, फिर सेविंग इफेक्ट के थ्रू वो जाएगा एनोड के पास एंड ऐसे मूव टू द, अगर ए निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइड मूव करेगा, दैट इज एनोड। एंड हमें इसके बाद क्या करना, ये द प्रोसेस इज रिपीटेड विथ वेक्टर डीएनए आल्सो। तो ये सारी चीज़ हमने जो की वो किसके लिए की, हम अपना सोर्स ऑफ डीएनए या हमें डिजायरेबल जीन निकालने के लिए ये काम किया। सेम काम हम करेंगे वेक्टर के लिए, वेक्टर डीएनए में भी। ज्वाइनिंग द डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, तो जो डीएनए है वो वेक्टर डीएनए से ज्वाइनिंग होगी और कई सारे प्रोसेस देखने को मिलेंगे, हमने सारा पीछे देख के आया है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, ट्रांसफॉर्मर, रिकम्बिनेंट, सारी चीज़ें देख के आए हैं। After having cutting the source of DNA as well vector DNA with specific restriction enzyme cut out the gene of interest from the source of DNA and cut the vector with space mixed with and DNA ligase is added। तो क्या हुआ, हम लोग सोर्स ऑफ डीएनए लेके आए जो हमारा डिजायरेबल जीन है, जहाँ से हमें डीएनए चाहिए, तो डिजायरेबल जीन कट किए किसके थ्रू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। वेक्टर को भी कट किए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। फिर इसके बाद जो है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम वेक्टर डीएनए से क्या करेंगे, लाइगेज करेंगे, ठीक है, लाइगेज करेंगे लाइगेज एंजाइम के थ्रू और हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, ठीक है। अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए इसका हमें मल्टीपल कॉपी बनाना है थ्रू दी जीन पीसीआर के थ्रू। तो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर, ठीक है। तो सब आगे की चीज़ों पढ़ने से पहले हम देख लेंगे जो पॉलीमरेज चेन है उसमें देखो ये प्रोसेस होने वाले हैं, स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचरेशन जो होता है वो जो होता है डीनेचरेशन 24 डिग्री लिख लेना। ये एनिलिंग जो 52 से 54 भी बोल सकते हैं डिग्री होता है, और टेम्परेचर और एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री टेम्परेचर नेसेसरी है, ठीक है। तो इसमें 2 प्राइमर यूज होता है पीसीआर में, ठीक है, जो कैसे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं डीएनए के, और कहाँ पे अटैच हुए, 3' पे। जो टेम्पलेट डीएनए है उसके 3' पे अटैच होंगे, क्योंकि उनका जो होंगे ये कहाँ से होंगे, ये 3' पे देखने को मिलेंगे। और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कहाँ से होगा, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में इसका एक्सटेंशन होगा, ठीक है। एंजाइम एक्सटेंड प्राइमर, तो जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, प्राइमर को एक्सटेंड करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट डीएनए का, वो एक्सटेंड करेगा इस एंजाइम के थ्रू। ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिपीटेड, और ये जो रेप्लिकेशन का, इससे क्या हुआ, एक डीएनए से हमें दो डीएनए बन गया ना, एक ही डीएनए से 2 डीएनए बना। देखो यहाँ पे एक डीएनए था, एक डीएनए से अब हमें क्या बन गया, 2 डीएनए बन गए, ठीक है। हमेशा जो इसमें 2 प्राइमर्स लगे हैं 3' पे, और हमेशा जो होगा 5 to 3 डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो इस तरह से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर 30 बार ये साइकिल होगा तो क्या होगा, 1 बिलियन बन जाएगा डीएनए, ठीक है। यही सारी लाइन दी हुई है, कुछ हार्ड नहीं है।
1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। हमेशा जो प्राइमर है वो एक्सटेंड होंगे 5 to 3 डायरेक्शन में। एंड इसमें एंजाइम जो लगते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज होंगे, जिसमें क्या होगा, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होगी विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। तो इस बैक्टीरिया से वो एंजाइम निकाला जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस से थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगा। इंड्यूस डीनेचरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑक्साइड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डीनेचर करेंगे, फिर एनिलिंग होगा, फिर लास्ट में एक्सटेंशन होगा। और इससे क्या मिलेगा हमें, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट या एम्पलीफाइड नंबर हमें मिल जाएगा डिज़ायरेबल जीन का। फिर इस जीन को हम किस में डालेंगे, होस्ट में डालेंगे। अब सब इजी है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग द लाइगेट डीएनए इनटू द रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम competent to receive take up the DNA into the surrounding, so it recombinant DNA bearing gene for resistance, that is amplicillin transfer into the E. coli। तो इसमें क्या बोला, तो इसमें क्या हुआ, जो डीएनए है वो वेक्टर से लाइगेट हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब उसके सराउंडिंग, अब हम उसको होस्ट में डालना है, तो होस्ट के सराउंडिंग में क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। तो उसको हमें कम्पिटेंट बनाना पड़ेगा होस्ट को, जिससे रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट में आएगा बैक्टीरिया के, वो होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। वो होस्ट वो रिकम्बिनेंट डीएनए जाएगा ई कोलाई में। होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्म, ये एम्पिसिलिन का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा। हमने अभी पीछे पढ़ गया, एम्पिसिलिन का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और टेट्रासाइक्लिन का रिकम्बिनेंट होगा। इफ़ द वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन अगार, और ये ट्रांसफॉर्म सेल को हम अगार सेल, अगार पेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन मीडियम में रखें तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा एंड अनट्रांसफॉर्मेंट रिसिपिएंट सेल विल डाई। और जो बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बैक्टीरिया डाई कर जाएगी। Ampicillin resistant genes one able to select the transformant and the cell in presence in एम्पिसिलिन। तो जो सेल में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होना चाहिए तभी क्या करेगा, एम्पिसिलिन मीडियम में वो ग्रो करेगा, अदरवाइज वो डाई हो जाएगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पे एज अ सेलेक्टिव मार्कर की तरह यूज हुआ। फिर इसके बाद हम ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब हम जो रिकम्बिनेंट बनाए होस्ट में डाले, इसके बाद हम अपना डिज़ायरेबल बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म किए। अब ये सारे प्रोडक्ट क्या हैं देख लेते हैं। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ डीएनए इनटू द क्लोनिंग वेक्टर ट्रांसफॉर्म इट इनटू द, तो हम लोग एलियन पीस को वेक्टर में डाले, फिर इसके बाद बैक्टीरिया में डाले या किसी प्लांट में भी डाल सकते हैं, एनिमल में भी डाल सकते हैं एज अ होस्ट। फिर एरियन गेट, फिर इसके बाद जो डीएनए है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, इससे हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस अ डिज़ायरेबल प्रोटीन। ऐसे हम डिज़ायरेबल जीन डालें तो डिज़ायरेबल प्रोटीन या प्रोडक्ट मिलेगा। हेंस नीड फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टू एक्सप्रेस, और जो रिकम्बिनेंट डीएनए था वो एक्सप्रेस हो जाएगा होस्ट में। फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस, फॉरेन जीन जो है वो एक्सप्रेस्ड हो जाएगा कुछ कंडीशन में। एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन द होस्ट सेल इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्नोलॉजी। तो क्या होगा, जो फॉरेन डीएनए हमने डाला था होस्ट सेल में वो एक्सप्रेस करेगा, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज हुई। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन to induce the expression of target protein, one has to consider produce it in on large scale। अच्छा, तो हम अब क्या है, एबल है कि जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है होस्ट में। अब उसके थ्रू हम लार्ज स्केल में क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे, अपनी लाइफ में यूज करेंगे। इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ना। If any protein encoding the gene expression in heterologous host is called recombinant protein। अगर कोई प्रोटीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन। सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रोन ऑन स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। तो ये जो
सेल से हम क्या कर रहे हैं, जो एक सेल में क्लोन जीन हम लोग इंटरेस्ट ऑफ जीन डाले और क्लोन उसका बहुत सारा मिलने लगा। तो ये बहुत स्मॉल स्केल पे हुआ, हमें लार्ज स्केल पे चाहिए। तो द कल्चर में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायरेबल प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स। तो इसके लिए हमें डिजायरेबल प्रोटीन को चाहिए, तो हमें क्या करना है, आप डिफरेंट टेक्निक अब यूज करेंगे। दिस सेल कैन मल्टीप्लाइंग कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम वेयर द यूज मीडियम ड्रेन आउट द। तो जो सेल है, सेल में हमने जो डिजायरेबल जीन जाना है उसका हमें कंटिन्यूस प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निक लगी। तो मल्टीपल ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यूज मीडियम ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड एंड फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड टू मेंटेन द सेल इन देयर फिजियोलॉजिकल मोस्ट। तो एक साइड से हम क्या करेंगे, ऐसा मीडियम डालेंगे जिससे वो क्या करते हैं, कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन करें, और दूसरी साइड से उसको रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, जिससे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा मल्टीप्लिकेशन का एक्टिव। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव एंड लॉग एक्सपोनेंशियल पे दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड प्रोड्यूस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हाई यील्ड डिजायरेबल। इससे हम बहुत सारे डिजायरेबल हाई यील्ड में डिजायरेबल प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर स्मॉल वॉल्यूम कल्चर लिए, अगर हम स्मॉल वॉल्यूम का लिए तो क्या होगा, जो यील्ड होगा बहुत कम होगा। तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कराना है, तो हमें बड़ा क्वांटिटी का वॉल्यूम चाहिए। तो जैसे हम बायोरिएक्टर का यूज़ कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 100 से 1000 लीटर होगा। और हम लोग क्या करेंगे, कल्चर उसको कल क्या करेंगे, प्रोडक्शन, हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कराना है तो बायोरिएक्टर यूज करेंगे। बायोरिएक्टर एक ऐसा वेसल्स है जिसमें रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कनेक्टेड इनटू द। तो वो क्या होगा, तो जो बायोलॉजिकली हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक डिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन। तो बायोरिएक्टर में और भी चीज़ें सेट हैं, जैसे उसमें ऑप्टिमल कंडीशन दिया गया है जिससे डिजायरेबल प्रोडक्ट मिले। ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जिससे जो हमने होस्ट डाला है उसमें वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए, और पीएच से और सबस्ट्रेट जो हो उसके लिए जिससे एक बैक्टीरिया ग्रोथ कर सके, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सब जो फेवरेबल कंडीशन उसे दी जाएगी, जिससे क्या करे, होस्ट ग्रोथ करे एंड इसके बाद वो अपना प्रोडक्शन करे। तो ये देखो, जो बायोरिएक्टर्स हैं वो 2 टाइप के हैं, एक स्पार्ज स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा को एक ये स्पार्ज है, ये सिंपल है। इस सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, ये स्पार्ज। ठीक है, देख लेना थोड़ा सा। जो सिंपल स्टर्ड टैंक रिएक्टर होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, और कर्ड बेस्ड फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ बायोरिएक्टर कंटेंट्स। तो ये कैसा है, ये कर्ड है, सिलेंडर टाइप का है, देख रहे हो, ये सिलेंडर के लिए कर्ड है। तो इसके वजह से क्या है, सारी चीज़ें जो होंगी वो मिक्स हो जाएंगी, जो भी उसके कंटेंट्स हैं। स्टार्टर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, और इसमें कंटिन्यूस ऑक्सीजन अवेलेबल होगा और जिससे होस्ट ग्रो करते रहेंगे। अल्टरनेटली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर। इफ़ यू लुक द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट बायोरिएक्टर हैज़ अ एजिटेटर। तो हम बायोरिएक्टर में जो सिंपल टैंक रेस है उसमें क्या हमें देखने को एजिटेटर सिस्टम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी, फॉर्म वगैरह का कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल सिस्टम है। टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशन, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर में होगा, जिससे और हम कंटिन्यूसली जो है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉ पीरियोडिक। टाइम से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हम रिमूव करते जाएंगे ना एक साइड से। अब दूसरा एक ड्राउनिंग प्रोसेस। ड्राउनिंग प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज प्रोडक्ट कैन हैज़ बी सब्जेक्टेड थ्रू द सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट रेडी टू मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से पहले जो प्रोडक्ट बने हैं उसको क्या करेंगे, उसको और भी बहुत सारे प्रोसेस उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है,
प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन विच आर कलेक्टिव रिफर, उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो डाउन मार्केटिंग से पहले जो प्रोडक्ट मिले उसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे, उनमें क्या होगा, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट को हम। फिर इसके बाद फार्मुलेटेड विथ सूटेबल पिज़्ज़ा, उनको सूटेबली प्रिजर्व करके रखेंगे। फिर फार्मुलेशन हैज़ अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल, फिर इसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा उस प्रोडक्ट का, फिर या ड्रग का, अगर ड्रग है तो ड्रग का, और फिर इसके बाद टेस्ट किया जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डाउनिंग स्टीमिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोलर टेस्टिंग में वराई फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो जो डाउन स्टीमिंग प्रोसेस है वो सारे प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है, ठीक है। सब में क्या होगा, सब में टेस्टिंग और सेपरेशन और प्योरीफिकेशन होगा, उसको प्रिजर्व करेंगे फिर अच्छे से, फिर इसके बाद उसका जो फार्मूलेशन हुआ है उसका ट्रायल होगा, फिर इसके बाद उसका मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, हार्ड वर्किंग किया है मैंने। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।